छात्रों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है अव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखा जाए कि किसी अव्यूह का परिवर्त क्या होता है। किसी अव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर जो अव्यूह प्राप्त होता है, अव्यूह ए का परिवर्त अव्यूह कहते हैं। ठीक, इसे ए डैश या ए पे टी लिखा रहता है, टी का मतलब ट्रांसपोज, यहाँ लिखा ट्रांसपोज, टी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखा जाए एग्जाम्पल के रूप में, यदि ए बराबर है 1 2 3 4 5 6, यह 2 गुणे 3 क्रम का है। ठीक, तो ए डैश क्या हो जाएगा, रो पहला कॉलम हो जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम हो जाएगा। इसका मतलब यदि इसका क्रम 2 गुणे 3 का है, जब उसका ट्रांसपोज निकालेंगे या परिवर्त निकालेंगे 3 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी देखा जाए, यदि बी बराबर है 0 1 2 3 0 5 6 7 8, तो जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो पहला रो क्या हो जाएगा, पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम और तीसरा रो तीसरा कॉलम। ठीक, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि यदि ए बराबर ए आई जे एम गुणे एन क्रॉस का एक अव्यूह है, तो ए डैश जब उसका परिवर्त निकालेंगे तो हो जाएगा ए जे आई एन गुणे एम, क्रम बदल जाएगा। ठीक, अब आता है परिवर्त के गुणधर्म। परिवर्त के गुणधर्म क्या होते हैं, इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक, पहला है, यदि ए एक अव्यूह है तो ए डैश का डैश बराबर ए, मतलब परिवर्त का परिवर्त जो है उसी ओरिजिनल अव्यूह, मूल अव्यूह के बराबर होता है। जैसे यदि ए बराबर है 1 0 2 3, तो ए डैश बराबर हो जाएगा पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा, दूसरा दूसरा कॉलम, ए डैश इसका परिवर्त निकालेंगे, ए डैश का डैश बराबर हो जाएगा 1 0 2 3 बराबर हो जाएगा ए। आगे आता है दूसरा है, यदि ए और बी समान क्रम के दो अव्यूह हैं, ठीक, तो ए प्लस बी डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। इसका मतलब कि दो अव्यूहों के योगफल का परिवर्त अव्यूह उनके परिवर्त अव्यूह के योगफल के बराबर होता है। तीसरा है, यदि के एक अदिश राशि है तथा ए एक अव्यूह है, तो के ए डैश बराबर हो जाएगा के अदिश राशि बाहर हो जाएगी, ए डैश हो जाएगा। ठीक, चौथा लिखा हुआ है कि यदि ए एक यम गुणे एन क्रम का तथा बी एक एन गुणे पी क्रम का अव्यूह है, तो ए बी संभव है। ठीक है ना, क्योंकि इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, इसलिए ए बी संभव है। तथा ए बी का परिवर्त अव्यूह ए बी डैश बराबर होता है बी डैश, उल्टा हो जाता है बी डैश गुणे ए डैश। ठीक, अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ना है सममित तथा विषम सममित अव्यूह। ठीक है, सममित को कहा जाता है सिमेट्रिक और विषम सममित को कहा जाता है स्क्यू-सिमेट्रिक अव्यूह। अब पहले देखा जाए कि सममित अव्यूह क्या होता है। यदि कोई वर्ग अव्यूह ए है, तो कोई वर्ग अव्यूह ए को सममित अव्यूह कहते हैं यदि ए डैश बराबर ए, मतलब कोई भी वर्ग अव्यूह ए सममित तब कहलाता है जब उसका परिवर्त अव्यूह उसी अव्यूह के बराबर हो। अथवा वर्ग अव्यूह यदि ए बराबर ए आई जे को सममित अव्यूह कहते हैं यदि ए डैश बराबर ए, अर्थात प्रत्येक आई जे के लिए ए आई जे बराबर ए जे आई, मतलब आई जेवा अवयव बराबर हो जाएगा जे आई एवा अवयव। ठीक है, ऐसे ये देखा जाए, ए बराबर है 2 0 0 3, ठीक, इसका परिवर्त निकाल लेंगे तो पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ए डैश बराबर हो जाएगा 2 0 0 3। अब देखा जाए ए डैश बराबर ए। इसी प्रकार बी बराबर इतना है और बी डैश निकाला जाए तब भी वही आ रहा है, तो बी डैश बराबर बी। अब यहाँ पर देखा जाए A12 का मतलब पहला रो दूसरे कॉलम, पहला वो A12 पहला रो दूसरे कॉलम का अवयव, तो क्या है देखिए, पहला रो दूसरा कॉलम का अवयव क्या है 2 है, और A21 का है दूसरा रो और पहले कॉलम, ये भी 2 है, दोनों आपस में बराबर है। इसी तरह से A13 बराबर A, मतलब ए आई जे बराबर ए जे आई के रूप में। ठीक है, अब आता है विषम सममित अव्यूह। किसी वर्ग अव्यूह ए को विषम सममित अव्यूह तब कहते हैं यदि ए डैश बराबर माइनस है। सममित में क्या था, ए डैश बराबर ए था, यहाँ है ए डैश बराबर माइनस है। या वर्ग अव्यूह ए बराबर ए आई जे को विषम सममित अव्यूह कहेंगे यदि प्रत्येक आई जे के लिए ए आई जे बराबर क्या हो जाएगा माइनस ए जे। वहाँ था कि ए आई जे बराबर क्या था ए जे आई है, और यहाँ पर है ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई। यदि ए बराबर देखिए 0 3 -5 -3 0 -1 5 1 0 ए डैश, अब इतना देखा जाए।
अब देखा जाए यार, A12 ठीक है ना, A12 बराबर कितना है 3 है, और A21 बराबर क्या है -3, तो A12 बराबर क्या है -A21 है। ठीक, इसी तरह से A13 बराबर है -5, A3 बराबर 5 है, तो A13 बराबर जो -A13। ठीक, तो देखा जाए ए डैश निकाला गया, किसके बराबर है -a, तो चूंकि ए डैश बराबर -a है, अतः दिया हुआ अवयव एक विषम सममित अवयव है। अब तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता है 2 नंबर का कि सिद्ध कीजिए कि विषम सममित, क्या करना है, विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। ठीक है ना, हम पहले ही बताया जा चुका है कि मुख्य विकर्ण क्या होता है। तो माना कि A बराबर AIJ एक विषम सममित अवयव है। ठीक, तो परिभाषा के अनुसार प्रत्येक AIJ के लिए AIJ बराबर हो जाएगा -AJI, इसको समीकरण नंबर 1 हम मान लें। तो मुख्य विकर्ण के अवयव के लिए I बराबर J, ठीक है ना, I बराबर, जैसे यहाँ देखा जाए क्या A11 A22, तो I बराबर J, यहाँ भी I बराबर J है। तो इस प्रकार के अवयव कहा जाता है मुख्य विकर्ण के अवयव। यहाँ भी देखिए A11 A22 A33, ये तो मुख्य विकर्ण के अवयव। ठीक, तो मुख्य विकर्ण के अवयव के लिए I बराबर हो जाएगा J। तो इसी समीकरण नंबर 1 में J के जब क्या रख दिया, I रख दिया जाए, तो AII बराबर हो जाएगा -AAI, पक्षांतर करके तो हो जाएगा 2AI बराबर 0, 2 तो शून्य हो नहीं सकता है, इसलिए AII बराबर हो जाएगा 0। AII का मतलब क्या हो गया, विकर्ण, मुख्य विकर्ण। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ठीक, अब अगला जो तो आता है कि एक प्रमेय के रूप में भी है, सिद्ध करने के लिए भी आता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वर्ग अवयव को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में अद्वितीय व्यक्त किया जा सकता है। ठीक, प्रूफ है, माना कि एक वर्ग अवयव है, मान लिया गया है, तो ए को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। यदि ये पूरा का पूरा दायां पक्ष हम जोड़ेंगे तो ए के बराबर आ जाएगा। इस वाले पार्ट को हमने P मान लिया है, इसको मान लिया गया क्यों, लिखा हुआ है P बराबर 1/2 A प्लस A डैश, Q बराबर है 1/2 A माइनस A डैश। अब इसमें दिखाना है कि एक अवयव जो है सममित है और एक दूसरा क्या है, विषम सममित है। तो हम जानते हैं कि कोई भी अवयव सममित कब होगा, जब उसका ट्रांसपोज या परिवर्त निकाला जाए और उसी के बराबर हो जाए। तो देखा जाए P का मान यहाँ मालूम है, P डैश निकाला जाए, P डैश, तो P डैश बराबर हो जाएगा 1/2 A प्लस A डैश का होल डैश। परिभाषा के अनुसार यहाँ बगल में लिखा हुआ है, अदिश राशि बाहर हो जाएगी, A प्लस A डैश का होल डैश 1/2 A प्लस B का डैश बराबर होता है A डैश प्लस B डैश, ये हो जाएगा A डैश प्लस A डैश का डैश। ठीक है, 1/2 A डैश प्लस A, और चूंकि अवयवों का योग क्रम में नियम का पालन करता है, इसलिए A प्लस B बराबर हो गया B प्लस A। ठीक है, अतः P डैश बराबर हो गया P। इस प्रकार चूंकि P डैश बराबर P है, अतः P एक सममित अवयव है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि Q डैश निकालते हैं, Q डैश बराबर सिद्ध कर लेते हैं, जैसे वहाँ निकाला गया है Q डैश बराबर आ जाता है -Q, अतः Q हो गया एक विषम सममित अवयव। ठीक है, इस प्रकार एक वर्ग अवयव A को एक सममित अवयव 1/2 A प्लस A डैश तथा एक विषम सममित अवयव 1/2 A माइनस A डैश के योग के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, जो कि पहला पार्ट सिद्ध हो गया है। दूसरा लिखा हुआ है अद्वितीयता, मतलब केवल एक और एक प्रकार से ही व्यक्त किया जा सकता है। यानी तो मान लिया हम, जैसे वहाँ लिखा गया था कि A बराबर P प्लस Q, तो मान लिया कि यदि संभव है A बराबर R प्लस S, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिए। ठीक है, जहाँ R क्या है, एक सममित अवयव है, यस एक विषम सममित अवयव है। A डैश निकाल लेंगे, दोनों पक्षों का हम ट्रांसपोज ले लिए, तो A डैश बराबर हो जाएगा R प्लस S का होल डैश, और हम जानते हैं A प्लस B का डैश बराबर होता है A डैश प्लस B डैश, ये हो जाएगा R डैश प्लस S डैश। ठीक, अब चूंकि R एक सममित अवयव है, तो R डैश बराबर हो जाएगा R, S डैश विषम सममित है, तो S डैश बराबर हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया यहाँ पे A डैश बराबर हो गया R माइनस S, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे तो R बराबर इतना आ जाएगा, S बराबर आ जाएगा इतना आ जाएगा, ये किसके बराबर है, P के बराबर है और ये Q के बराबर है। अतः हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि किसी वर्ग अवयव को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में अद्वितीय व्यक्त किया जा सकता है। छात्रों, अब आप लोग इससे संबंधित प्रश्न
ट्रांसपोज से खास करके ट्रांसपोज का जो गुणनफल है, योगफल है, और एनसीईआरटी के प्रश्नावली में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उसको हल करिए, और जो नहीं आए फिर उसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।